हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पार्ट 1 इसका कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 का वाट में रहा वन का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और ये वन शॉट का पार्ट 2 है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, घबराइएगा नहीं, आराम से इंतहाम से देखते रहिए, ठीक है। आराम से देखिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या टॉपिक कवर कर दिए, लास्ट टॉपिक किए थे, नेम्स ऑफ द लैंड टॉपिक कवर किए थे, लास्ट टॉपिक था। अब इस वीडियो में आगे और बढ़ते हैं। उससे पहले इस वीडियो का थॉट क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा गया है। यानी कि नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने कहा था कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही पावरफुल जो है एक वेपन का तरह काम करता है, जिसका यूज कर सकते हैं आप दुनिया को बदलने के लिए, ठीक है। बिना एजुकेशन के कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके माध्यम से ही दुनिया को परिवर्तित किया जा सकता है अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा गया है, इसलिए हम लोग एजुकेशन ग्रहण करना ही चाहिए। और आगे बढ़ते हैं इस थॉट के बाद। सबसे पहले इसमें हम लोग टॉपिक कौन कौन सा कवर करने वाले हैं। इसमें टॉपिक करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, वन पास्ट और मेनी, व्हाट डू डेट्स मीन्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट सबसे पहले ये टॉपिक है जो कि हम लोग पहले कवर करते हैं। और इस टॉपिक एक और टॉपिक है जो कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, जो कि हम फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। वो टॉपिक और फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है। उसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट यानी कि इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है, सीखना क्या है। तो मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में जानना है, इंक्रिप्शंस के बारे में जानना है, आर्कोलॉजिस्ट के बारे में जानना है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द पास्ट यानी कि इसके बारे में जानना है। तो ये चार चीज़ है जो कि इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, सीखना है, जानना है और फ्यूचर में हमेशा के लिए याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Manuscripts. We can know about the past by various ways and one of them is manuscript. यानी कि पास्ट के बारे में हम बहुत ही तरीकों से जान सकते हैं, बहुत सारा तरीका है इसके बारे में जिससे हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं। लेकिन उसमें से एक कौन सा है, मनुस्क्रिप्ट है। तो देखिए मनुस्क्रिप्ट है क्या भाई, उसी का आंसर बताने जा रहा हूँ। मनुस्क्रिप्ट्स आर द बुक्स विच वर रिटेन लॉन्ग एगो। लेकिन मनुस्क्रिप्ट्स क्या है, वो बुक है जो कि बहुत ही पहले लिखा गया था। Basically, these were written on the palm leaves or on the bark of a tree which grows in the Himalayas. यानी कि मनुस्क्रिप्ट जो है बुक है जो बहुत पहले लिखा गया था और वो किस चीज़ पर लिखा गया था, पाम लीव्स का उस समय पेज हुआ करता था उसी पर लिखा गया था। या ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री के बार्क पर लिखा गया था, जो कि कहाँ पर ग्रो होता है, वो हिमालयज में ग्रो होता है, ठीक है। नाउ डिस्ट्रक्शंस ऑफ manuscripts. ओ माय गॉड, manuscripts का भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, बेसिकली हुआ था, कंफर्म है कि हुआ था। Many of this book had been destroyed over the years, but how? अरे भाई डिस्ट्रक्शन हुआ था, कैसे हो गया भाई, समझ में नहीं आता है। कैसे पास्ट के बारे में जान सकते हैं, पास्ट के बारे में लेकिन जान सकते हैं, कोई बात नहीं। डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसके बाद जो भी हम लोग जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं वो भी इसमें पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि डिस्ट्रक्शन हुआ कैसे था। Many manuscripts were eaten by insects, some were destroyed by the foreign rulers, some were destroyed by natural disasters such as floods, rainfall, tsunami और cyclone etc. whatever you may say. यानी कि बहुत सारा manuscripts जो था वो या तो इंसेक्ट्स के द्वारा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, या कुछ फॉरेन रूलर्स जो हमारे कंट्री में आए थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए थे। जैसे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो है, यहाँ पर बहुत सारा किताब हुआ करता था, लेकिन उन सब किताबों को जला कर राख कर दिया गया था। विश्वविद्यालय था पहले से ही है नालंदा। या सम वे डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड्स, रेनफॉल। नालंदा जो है कहाँ पर, बिहार में है, ठीक है, क्लियर रखना है। कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो गया कैसे, नेचुरल डिजास्टर से। नेचुरल डिजास्टर कौन कौन सा नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स हो गया, साइक्लोन्स हो गया, सुनामी हो गया, बहुत सारा हो गया। जो मन में आए वो समझ लो और समझ लो डिस्ट्रॉय हो गया था, डिस्ट्रक्शन हो गया था। किस चीज़ का, मनुस्क्रिप्ट्स का। यानी कि कुछ इंसेक्ट के द्वारा, कुछ रूलर के द्वारा और कुछ भगवान के द्वारा कर सकते हैं, कुछ प्रकृति के द्वारा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट सम ऑफ देम वेयर प्रिजर्व्ड। हाँ,
कुछ डिस्ट्रॉय तो हुआ था लेकिन कुछ प्रिजर्व भी हुआ था। कैसे प्रिजर्व हुआ था वही तो उसी के बारे में तो पढ़ना है। बट सम ऑफ देम वर प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल्स और अदर प्लेसेस व्हिच डील्स विद lives of the people, medicines, religious beliefs and practices, and were usually written in Sanskrit language but translated by locals in Crete। यानी कि कुछ जो है manuscripts वो डिस्ट्रॉय हो गया था लेकिन कुछ जो है प्रिजर्व भी हो गया था। कहाँ पे प्रिजर्व हुआ था? तो वो टेम्पल्स में जो कि प्रिस्ट ये सब जो लोग थे वो लोग इन manuscripts को प्रिजर्व किए थे, बचा कर रखे थे। बात यहाँ तक समझ में आया, लेकिन एक और बात जो है समझ में नहीं आया। क्या मैन्युस्क्रिप्ट से हम लोग को क्या मिल सकता है, क्या जान सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट से? ऐसी बात है ना, होना ही चाहिए, क्वेश्चन होना ही चाहिए कि मैन्युस्क्रिप्ट से जान क्या सकते हैं हम लोग, क्यों जरूरी है मैन्युस्क्रिप्ट, जान क्या सकते हैं उससे? जान हम लोग ये सकते हैं, क्या सकते हैं? मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में जान सकते हैं, प्रैक्टिसेस के बारे में जान सकते हैं जो उस समय सोसाइटी में हुआ करता था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। एंड वे चलिए यहाँ तक समझ में आया, डिस्ट्रॉय हुआ, प्रिजर्व हुआ, क्या जान सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट से, यहाँ तक हो गया। लेकिन वो कौन सा लैंग्वेज में हुआ करता था भाई, ये भी तो जानना जरूरी है ना। बिना लैंग्वेज को जाने हुए कैसे कह देंगे कि वहाँ के लोग, उस समय के लोग जो है वो समझते होंगे, कौन सा लैंग्वेज में जानते थे? तो उस समय के लोग संस्कृत लैंग्वेज में जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो है पढ़ते थे, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है संस्कृत लैंग्वेज में हुआ करता था। और संस्कृत लैंग्वेज बहुत पुराना लैंग्वेज भी है जो हम लोग जानते हैं। सबसे पुराना लैंग्वेज कौन सा है? संस्कृत लैंग्वेज ही है, और उससे जो है और सारा लैंग्वेज जो है आया है। लेकिन जो लोकल्स लोग जो थे वो और भी लैंग्वेज, जैसे प्राकृत लैंग्वेज हो गया, उसमें ट्रांसलेट कर मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखे थे, या हो सकता है वो लोग पढ़े थे। ठीक है, लेकिन लोकल्स के द्वारा प्राकृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, जिसका अभी एविडेंस मिला है, एविडेंस है। ऐसा नहीं कि बिना एविडेंस कोई बात हो रहा है, एविडेंस के तौर पर ही बात हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते फिर। इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट समझ में आ गया। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस क्या है अब उसके बारे में पढ़ते हैं। राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन्स, वाल्स, पिलर्स एक्सेट्रा नोन एज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन करने का मतलब क्या? यानी कि जो भी हार्ड सरफेस हो गया, जैसे कि स्टोन्स हो गया, वाल्स हो गया, पिलर्स हो गया, अगर उन सब चीज़ों पर कुछ लिखा हुआ होता था या कुछ लिखा जाता था तो उसी को क्या बोलते थे? इंस्क्रिप्शंस बोलते थे। informations important such as rules, new decisions etc but usually written by the director of the king। यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है किंग को देना है, या कोई न्यू पॉलिसी जो है किंग के द्वारा बनाया गया है, या कोई नया डिसीजन लिया गया है, तो उन सब चीज़ों को इंस्क्रिप्शन दीवारों पर या स्टोन्स पर लिखवाया करते थे, ताकि सभी लोग इसे पढ़ सकें और आसानी से जान सकें क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं एडवांटेज क्या था इस इंस्क्रिप्शंस का। इंस्क्रिप्शंस वेर बेटर देन मैन्युस्क्रिप्ट्स। इंस्क्रिप्शन जो है मैन्युस्क्रिप्ट से बेटर था। कैसे? एज दे कुड बी प्रोटेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर विदाउट मच एफर्ट। यानी कि इंस्क्रिप्शन जो है उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? किससे कर सकते हैं? नेचुरल डिजास्टर से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता था प्रोटेक्ट करने के लिए। आसानी से वो इंस्क्रिप्शन जो है प्रोटेक्ट हो जाता था। सिटीजन्स कुड गेट द इंफॉर्मेशन इजली। यानी कि सिटीजन्स जो थे, लोग जो थे वो आसानी से इंफॉर्मेशन को, इंस्क्रिप्शन के जो इंफॉर्मेशन है उसे पढ़ सकते थे और इंफॉर्मेशन को आसानी से प्राप्त हो जाता था। जो भी लिखा हुआ स्टोन्स पर, वाल्स पर, उसको आसानी से, जाहिर सी बात है, पढ़ ही सकते थे। जो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता था उसको पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन इंस्क्रिप्शंस पर लिखा हुआ जो चीज़ वो सामने लिखा हुआ है, आराम से पढ़ सकता है दीवार पर। कहीं जाते हुए मिल जाता, कहीं जा रहे हैं लोग, वहाँ पर कोई दीवार है, वहाँ पर लिखवा जाते थे किंग या उनके लोग, या पिलर्स हो गया या स्टोन्स हो गया, वहाँ पर लिखवा दिया करते थे ताकि आसानी से लोग इन सब चीज़ों के बारे में जान सकें। किंग्स, मेन एंड वुमेन रिकॉर्डेड देयर डीड्स इजली। यानी कि इंस्क्रिप्शंस में भी लोग, किंग हो गया या उस समय के जो लोग हो गए वो, या वोमेन हो गए, सब अपने जो भी काम किए थे उसको रिकॉर्ड करके रखते थे, ताकि फ्यूचर में आने वाले लोग, यानी कि आने वाले जो हमारा जनरेशन है वो जान सकते हैं, ताकि हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते थे? कौन होते हैं वो, उसी के बारे में तो पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं।
आर्कोलॉजिस्ट आर दोज पर्सन्स हु स्टडी अबाउट द पास्ट, यानी कि आर्कोलॉजिस्ट वैसे लोग होते हैं जो पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। They dug under the earth to get the remains of those things were used in the past, such as paintings, sculptures, remains of buildings made of stone, weapons, pots, pans, ornaments और बहुत चीज। यानी कि वो धरती के अंदर जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ इस कुछ भी चीज मिल सकता है, वहाँ पर उस धरती की खुदाई करते हैं और वहाँ से उन लोगों को क्या मिलता था, वहाँ को मिलता था उस समय पुराने ज़माने के स्कल्पचर्स मिलता था, या पेंटिंग्स मिलता था, पेंटिंग्स मिलता है, नॉट मिलता था, इट्स गेटिंग, यानी कि लोग जो है यानी आर्कोलॉजिस्ट को मिलता है, ठीक है। पेंटिंग्स मिलता है, स्कल्पचर मिलता है, बिल्डिंग्स का जो अवशेष है वो मिलता है, वेपन्स मिलता है, पॉट्स मिलता है, पैन्स मिलता है, ऑर्नामेंट्स मिलता है और भी बहुत सारा चीज़ मिलता है जिसकी मदद से वो लोग पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। They also study the remains of birds, animals and fish etc. to find out what they यानी कि early humans ate। कहने का मतलब ये है कि आर्कोलॉजिस्ट जो है वो बर्ड्स का, फिश का या एनिमल्स का जो भी रिमेन्स यानी कि अवशेष है, जो भी उनका पार्ट्स बचा हुआ है, उनका स्टडी करते थे ताकि पता लगा सके कि ह्यूमन जो है उस समय खाते थे, उन्हें खाते थे या किसी और को खाते थे या क्या खाते थे। इसे पता लगाने के लिए वो लोग स्टडी करते हैं बर्ड्स को, एनिमल्स को, फिश को, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द पास्ट, यानी कि हिस्टोरियन जो है पास्ट को स्टडी कैसे करते हैं। ओहो, लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरियंस गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी विच दे कॉल्ड एज सोर्स, यानी कि सबसे पहले हिस्टोरियंस जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, कहाँ से, मैन्युस्क्रिप्ट से प्राप्त करते हैं, इंस्क्रिप्शन से प्राप्त करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन या आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजी से मिलता है उन्हें ये लोग सोर्स बोलते हैं, ठीक। वन सोर्सेज आर फाउंड, यानी कि जब इंफॉर्मेशन मिल जाता है देन हिस्टोरियन वर्क लाइक डिटेक्टिव्स एज दे रिकंस्ट्रक्ट द इंसिडेंट्स बिट बाय बिट, यानी कि जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है वैसे ही वो लोग क्या करते हैं, डिटेक्टिव्स की तरह काम करना शुरू करते हैं। कैसे, जो भी इंसिडेंट जो हुआ है उसे बीट बाय बीट यानी कि इवेंट बाय इवेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट फिर से कंस्ट्रक्ट करते हैं और हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, वहाँ के हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। हिस्टोरियंस यूज ऑल दिस क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, यानी कि सब क्लूज, इन सब चीज़ों का या इन सब क्लूज का वो लोग क्यों इस्तेमाल करते थे, पास्ट के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉट थे, हैं, हिस्टोरियंस इस्तेमाल करते हैं और पास्ट में इस्तेमाल किए भी थे और अभी भी इस्तेमाल करते हैं, थे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थे मतलब पास्ट है मतलब अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन पास्ट और मेनी, ओहो, एक पास्ट या एक से अधिक, क्या ऐसी बात है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन अजीब लगना भी चाहिए। एक पास्ट या एक से ज़्यादा, अगर एक लोग के बारे में पढ़ते हैं तो एक पास्ट, अगर एक से अधिक के बारे में पढ़ते हैं तो एक से अधिक पास्ट यानी कि मेनी पास्ट। और हिस्ट्री में बेसिकली अगर हम किंग के बारे में पढ़ते हैं तो एक पास्ट, लेकिन किंग के बारे में पढ़ते हैं सिर्फ किंग के बारे में ही नहीं पढ़ते हैं, और सब किंग से जुड़ा हुआ और भी जो चीज़ था उन सब चीज़ों के बारे में हम भी पढ़ते हैं, यानी कि मेनी भी उस समय हम लोग कह सकते हैं अगर किसी के बारे में पढ़ते भी हैं तब भी। पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कि पास्ट जो है, अतीत जो है हर लोगों के लिए सेम नहीं था, हर लोगों के लिए अलग अलग था। फॉर इंस्टांस जैसे कि लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स और क्वींस, यानी कि किसका, हर्डर्स का हो गया या फार्मर्स का हो गया, ठीक है, या क्राफ्ट पर्सन्स का हो गया या मर्चेंट्स का हो गया। इन सब का लाइफ एक दूसरे से, या तो किंग का हो गया या क्वीन का हो गया, इन सब का लाइफ एक दूसरे से अलग अलग था, किसी का लाइफ एक जैसा नहीं था, सबका अलग अलग था। Even today, people followed different customs and practices in different parts of the country. अभी भी लोग जो है अलग अलग कस्टम्स को या प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, कहाँ पे, अलग अलग भाग में हमारे कंट्री के। जैसे में जो भी लोग अंडमान आइलैंड पर रहते हैं वो लोग अपना फूड जो लेते हैं कैसे लेते हैं, हंटिंग करके, फिशिंग करके, या जो भी फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट करके, गैदर करके लोग अपना फूड लेते हैं। फूड को मतलब कैसे क्या कर सकते हैं, फूड को गैदर करते हैं एक तरह से, कहने का मतलब ये हो गया, उनका सोर्स हो गया ये सब चीज़ फूड का। वही वो लोग जो कि सिटीज में रहते हैं आर
डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर द सप्लाई ऑफ फूड, एक दूसरे पर वो डिपेंड रहते हैं। इस चीज़ के लिए, फूड के सप्लाई के लिए। तो देख सकते हैं ना, लोग जैसे ही जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ का कस्टम, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस जो भी है वो फॉलो करते हैं। हर लोगों का जीने का ढंग अलग अलग है, हर लोग का पास्ट अलग अलग था और अलग अलग ही रहेगा, किसी के जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि वन पास्ट और मेनी कहने का मतलब यही हो गया कि हर लोगों का पास्ट एक दूसरे से अलग अलग है, यानी कि एक से अधिक पास्ट है, किसी का एक जैसा पास्ट नहीं है, अतीत एक जैसा नहीं है, सबका पास्ट अलग अलग है, बहुत सारा पास्ट है, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। वाई हैव वी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट किंग देन ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अब इसी में बात ये आ गया कि हम लोग के पास इंफॉर्मेशन जो है ज़्यादातर किसके बारे में है, किंग के बारे में है, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन हम लोग को ऑर्डिनरी सिटीजन्स के बारे में क्यों नहीं है, जो कि सामान्य लोग, उनके बारे में उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन होना ही चाहिए था, और हुआ ही। जनरली किंग्स केप्ट देयर रिकॉर्ड्स ऑफ द बैटल्स दे फाउट एंड देयर विक्ट्रीज। जहाँ तक राजाओं का बात किया जाए तो राजाओं क्या करते थे, वो लोग जो भी बैटल लड़े या जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे, या जो बैटल लगे उसमें अगर उन लोगों को विक्ट्री हासिल हुआ तो उन सब या हार भी गए तब पर भी उन सब चीज़ों का वो रिकॉर्ड रखते थे। और ये कुछ लिमिटेड अमाउंट में थे, लिमिटेड नंबर में थे राजा जो थे। ठीक है, लेकिन वही ऑर्डिनरी सिटीजन हो गया, सबसे पहले ये क्या हो गया, बहुत सारे नंबर में थे, क्लस्टर्ड अमाउंट में थे। जैसे कौन कौन सा हो गया ऑर्डिनरी सिटीजन्स में, जैसे हो गया फार्मर्स हो गया, गैदरर्स हो गए और हर्डर्स हो गए, ये लोग लार्ज नंबर में थे और ये लोग रिकॉर्ड नहीं रखते थे किन सब चीज़ों का, जो भी वो डीड्स करते थे, जो सब ये काम करते थे उन सब चीज़ों का ये रिकॉर्ड बेसिकली नहीं रखते थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, व्हाट डू डेट्स मीन्स, यानी कि यह आ गया हम लोग का लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का। क्या है टॉपिक, डेट्स का मतलब क्या होता है। जनरली डेट्स मीन डे, मंथ एंड ईयर लाइक 400 एंड समथिंग। जनरली देखा जाए तो डेट्स का मतलब क्या होता है, डेट्स का मतलब होता है दिन हो गया या दिन हो गया या कोई तारीख हो गया या कोई मंथ हो गया या कोई ईयर हो गया। डेट्स का मतलब यही होता है। इसी से आप पूछेगा डेट क्या है, या तो डे बताएगा, नहीं तो मंथ बताएगा, नहीं डेट बताने, हाँ डेट बेसिकली बताएगा, मंथ बताएगा या कौन सा डे है ये बताएगा, और ईयर कौन सा वो बताएगा। कोई भी आदमी उससे पूछेगा यही बताएगा। जैसे में 400 हो गया या कुछ समथिंग हो गया, ठीक है, 400 AD हो गया, 400 BC हो गया, कुछ भी हो सकता है। AD BC क्या होता है उसको बेस लिया करते हैं अभी। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते रहिए। These dates are counted after the date assigned to the birth of the Jesus Christ, the founder of Christianity. जो भी क्रिश्चियन रिलीजन के फाउंडर थे, कौन थे, जीसस क्राइस्ट जो थे, उनके जन्म के बाद जो भी डेट काउंट होता है तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, उसके आगे हम लोग लगाते हैं AD। ठीक है, नहीं जन्म के बाद, बिफोर क्राइस्ट, यानी उनके जन्म के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ एक मिनट, हाँ, उनके जन्म के बाद जो भी डेट असाइन हुआ है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म के बाद जो डेट काउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं। ठीक है, जो क्रिश्चियन रिलीजन का फाउंडर है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। सो 4000 मीन्स 400 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी 400 साल बाद आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, बट इफ वी हैव टू से 400 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट देन वी से 400 BC। समझ में आया, यानी कि 400 बोलेंगे AD, यानी कि 400 उनके जन्म के बाद। ठीक है, अगर उनके 400 BC बोलते हैं तो 400 या 4000 जो भी है, 4000 बेसिकली यहाँ पर हम 400 का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यानी 4000 पहले उनके जन्म के पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। देन वी से 400 BC एंड फॉर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट वी से 480, यानी कि बर्थ के बाद AD लगाते हैं, बर्थ के पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले BC लगाते हैं। क्लियर हो गया ना, बर्थ के बाद AD, बर्थ के पहले BC। Sometimes we use C common era for AD and BC before common era for AD। ठीक है,
कॉमन इरा के लिए कभी कभी यानी कि सी के लिए कभी कभी एडी लगाते हैं और कभी कभी BCE लगाते हैं। चलिए डेट्स क्लियर हो गया। ठीक, BCAD क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बस आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक है। और आज का हमारा थॉट है वो देख लेते हैं क्या है। क्लास खत्म होने से पहले क्या कौन सा थॉट? ये है थॉट, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? अगर कोई चेंज लाना है दुनिया में तो सबसे पहले अपने आप में वो चेंज लाओ। अगर अपने आप में वो चेंज लाइएगा तो जाहिर सी बात है कि वो चेंज जो है आपके माध्यम से और लोगों में ही आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपको खुद में चेंज लाना है। वो जो चेंज आप वर्ल्ड में देखना चाहते हैं वो चेंज सबसे पहले अपने आप में खुद में लाना है। उसके बाद आपसे लोग प्रेरित होकर और भी लोग अपनाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप में चेंज लाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, नाउ आई विल मीट यू सून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।